नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम है वो जून में होने वाला है 2024। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोगों का ये प्रैक्टिस सेशन जो है लॉन्च किया गया, जिसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट आज हमारा 6 है, इस पे लेके आए हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि टॉपिक वाइज जो होंगे वो प्रैक्टिस सेट आपको कराए जाएंगे। तो टॉपिक वाइज में हमने इसके पे जितने टॉपिक वाइज देखे, आज उसके आगे चलते हैं। आज हम वो प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो न्यायपालिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसकी थ्योरी की क्लासेस भी टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी संस्था के नंबर पे 9628959237 पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। आपका सब्जेक्ट अगर पॉलिटिकल साइंस है, आप नेट जेआरएफ में एडमिशन लेना चाहते हैं, और साथ ही साथ अगर फर्स्ट पेपर लेते हैं तो आपको वहाँ पे फीस में छूट भी दी जाती है। तो आपको क्या करना है, संस्था के नंबर पे 9628959237 पे कॉल करनी है। आपको बता दिया जाएगा कैसे ऐप पर आपको क्लास मिलेंगी, कैसे रिकॉर्ड, कैसे आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, सारी जानकारी आपको बता दी जाएगी। अगर कॉल नहीं लग रहा है, बिजी जा रहा है, तो आप उससे ना व्हाट्सअप छोड़िए। ठीक, चलिए आज शुरू करते हैं। हम लोग रिसेंटली क्लास में, प्रतिभा जी, ललिता जी, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। हम लोग रिसेंटली जिस टॉपिक पे बात किए थे, केंद्र और राज्य संबंधों को लेकर के कल हम लोगों ने बात किया था, उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट हमने किया। पेड बैच में अभी कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक चल रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने उसके पहले न्यायपालिका पढ़ाई थी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बात किया था। आज उसी न्यायपालिका संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा डियर। चलिए सभी लोग को नमस्कार। नमस्कार प्रतिभा जी, ललिता जी। ये रहा स्क्रीन पर पहला प्रश्न। प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर है, आपको यहाँ देखना है, प्रश्न का आंसर देना है कि उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है राष्ट्रपति के अनुमोदन से, यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बहुमत से यह तय करें, संसद के अनुमोदन से, या राज्य विधानसभा के अनुमोदन पर, अनुरोध पर। क्या आंसर होगा, इस प्रश्न का आंसर बताया जाए। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, जल्दी से बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए प्रश्न का आंसर क्या हो। एक रवि जी आंसर बता रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। आपको मैंने पढ़ाया था क्लास में, याद होगा कि भारत देश के संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 130। इसमें बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली के अलावा अन्य स्थानों पर भी कर सकता है। इसके पहले हैदराबाद, श्रीनगर में कर चुका है। और उसमें क्या क्या बताया गया है कि इसमें क्या बताया कि राष्ट्रपति के अनुमोदन से करता है, यानी प्रेसिडेंट के अनुमोदन से करता है। तो बिल्कुल ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन डियर। अगला प्रश्न, सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई। वह न्यायालय है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, लोकल कोर्ट, विशेष न्यायालय, यूपी का उच्च न्यायालय। देखिए फिर ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आपके एग्जाम में आया हुआ है, नेट जेआरएफ में आया हुआ प्रश्न है, रिपीटेड है, इसलिए इसमें डाटा पूछा है, फैक्ट पूछा है कि सितंबर 2003 में न्यायालय ने एक निर्णय दिया था जिसकी वजह से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति और प्रतिष्ठित हुई है और मजबूत हुई है। तो वो जजमेंट किसने दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, लोकल कोर्ट ने दिया था, विशेष न्यायालय ने दिया था, या फिर यूपी का हाई कोर्ट था? तो वो डिसीजन जो जिसने दिया था वो दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आधार पर क्या हुआ था, भारतीय समाज में महिलाओं की जो स्थिति थी, जो कंडीशन थी, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ था। तो आंसर आपका ए जो है यहाँ पे सही है। ठीक, अगला प्रश्न, TDSAT, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है ट्राई, हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में, ट्राई तथा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में, केवल सुप्रीम कोर्ट में। क्या आंसर बिल्कुल दूसरे का आया था डियर, बताइए। TDSAT के निर्णय को चुनौती कहाँ दी जा सकती है, बताइए। प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से बताएं, थोड़ा स्पीड में चलें, जल्दी से बताइए। TDSAT के निर्णय को कहाँ पे चुनौती दी जा सकती है?
तो बिल्कुल सही आंसर है। जो लोग बता रहे हैं कि सर इस प्रश्न का आंसर डी होगा, उनका आंसर यहाँ पे सही है। केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। बिल्कुल करुणा जी स्वागत है, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, सही है। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? बताइए, बहुत सिंपल सा प्रश्न है कि जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? संसदीय एक्ट के द्वारा, संवैधानिक संशोधन के द्वारा, न्यायिक पहल के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? प्रश्न का आंसर बताइए, जल्दी से बताएं क्या होगा, जल्दी से बताएं। जल्दी से बताइए क्या होगा। देखिए, जनहित याचिका की शुरुआत के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल इसकी शुरुआत जो है भारत में, इसकी जो शुरुआत हुई थी, जनहित याचिका की शुरुआत जो हुई थी भारत में, उस समय न्यायाधीश थे और उन्हीं के द्वारा हुई थी, न्यायिक पहल के द्वारा हुई थी। और जो उस समय न्यायाधीश थे जिन्होंने इस पर जजमेंट दिया था वो थे P.N. भगवती साहब। ठीक है, कौन था? P.N. भगवती, इन्हीं के द्वारा न्यायिक पहल की गई थी और तभी से क्या हुआ, जनहित याचिका की क्या हुई, शुरुआत हुई थी। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन चौथी महिला जज है जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत में उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया था? 2010 का डाटा पूछा है, अब इतना पूछेगा नहीं, लेकिन भाई कुछ भी हो सकता है एग्जाम में, कुछ भी हो सकता है। तो 2010 में भारत में उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया था, चौथी महिला जज थी जस्टिस फातिमा बीबी, जस्टिस सुजाता मनोहर, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा, जस्टिस रूमा पाल। कौन थी? प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, कौन थी वो महिला जज? जल्दी से बताइए कौन थी 2010 में जिन्हें चौथी महिला जज के रूप में उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया था? फातिमा बीबी, सुजाता मनोहर, ज्ञान सुधा मिश्रा। तो इसका सटीक आंसर जो है आपका यहाँ पे बी बता रहे हैं, बी नहीं होगा डियर, सी, जस्टिस सुधा मिश्रा। जस्टिस सुधा मिश्रा, और सुधा के नाम से ही एक सुधा मूर्ति जी हैं जो इन्फोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, और इन्फोसिस के जो क्या कहते हैं वो हेड हैं नारायण मूर्ति, उनकी पत्नी है, और अभी वो राज्यसभा में मनोनीत हुई हैं अभी 8 तारीख को। ठीक है, उनको भी याद रखिएगा। उनकी बेटी जो है अक्षरा मूर्ति, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी है। ठीक है, आंसर यहाँ पे सही है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? क्या सही है पूछा है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है, केवल विधि मंत्रालय को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है। बताइए, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, क्लास में मैंने बताया था कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्या सही है बताइए, जल्दी से बताइए क्या सही होगा इसमें। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आई थिंक आप लोग कर लेंगे, बहुत आसान सा प्रश्न है ये, बहुत आसान सा ही प्रश्न है, ज़्यादा टफ नहीं है। जल्दी से बताइए क्या होगा। जल्दी से बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। भारत देश के संविधान में एक आर्टिकल आता है 137, उसमें ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों को, अपने जो पहले निर्णय उसने दिए होते हैं उसमें वो परिवर्तन कर सकता है, उसको परिवर्तित कर सकता है, उसको बदल सकता है। बिल्कुल सही है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है? मतलब वो चीफ जस्टिस भी थे सुप्रीम कोर्ट के, और भारत देश का राष्ट्रपति बने। जस्टिस हिदायतुल्लाह, जस्टिस मेहरचंद महाजन, जस्टिस P.N. भगवती, जस्टिस B.K. मुखर्जी। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आई थिंक इससे आसान प्रश्न तो आपको नहीं मिलेगा, इसका आंसर तो मेरे ख्याल से कोई गलत नहीं करेगा। बताइए जी, बिल्कुल हो गया ललिता जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आर्टिकल वही था। तो भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश थे ये? सब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। भारत देश के जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस S. हिदायतुल्लाह साहब,
ये जो हैं मुख्य न्यायाधीश भी थे और भारत देश के राष्ट्रपति भी बने थे। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर। आपको पता है ना कि राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाता है तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति काम करता है जब तक नए राष्ट्रपति नियुक्त नहीं होते। इन केस उपराष्ट्रपति भी अगर नहीं है उस समय तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति के पद पे काम करता है जब तक कि नए राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती, मिनिमम 6 मंथ के अंदर अंदर। ठीक, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या है, सही है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा, बताइए क्या होगा। अभी अभी मैंने वही आंसर रिपीट किया है, बहुत सिंपल सा है, आप बता देंगे, इसे आसानी से बता देंगे कि भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा वह कौन है। लोकसभा का सभापति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा का अध्यक्ष, महान्यायवादी। तो अभी मैंने बताया कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसकी जगह पे जब तक नए राष्ट्रपति नहीं आते हैं तो उपराष्ट्रपति काम करता है। अगर उपराष्ट्रपति भी उस समय नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश वहाँ बैठेगा। तो बिल्कुल सही है, भारत का मुख्य न्यायाधीश इज द करेक्ट ऑप्शन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगला प्रश्न, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में निम्नलिखित में नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है। अभिलेख न्यायालय हमने पढ़ा है क्लास में, ठीक है। केवल उच्च न्यायालय को मानते हैं, केवल उच्चतम न्यायालय को मानते हैं, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को मानते हैं, या फिर जनपद न्यायालय को मानते हैं। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ये आपको पता होना चाहिए। अभिलेख का मतलब जो होता है डियर, अभिलेख का जो मतलब होता है वो होता है रिकॉर्ड। अभिलेख का मतलब जो होता है रिकॉर्ड। तो जो जजमेंट दिए जाते हैं, जो डिसीजन दिए जाते हैं, उन रिकॉर्डों को रखा जाता है लिखित रूप से, ताकि फ्यूचर में उसको जो है दिखाया जा सके कि हाँ इस पे जजमेंट दिया गया है, ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो वो अभिलेख कौन रख सकता है, तो वो पावर हाई कोर्ट के पास भी है, वो पावर सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, यानी ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। बिल्कुल ललिता जी, रवि जी, बिल्कुल सही आंसर है। बाकी लोग भी आंसर दीजिए भाई, इतना सिंपल प्रश्न है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है क्या है। इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। बताइए प्रश्न का आंसर क्या होगा, प्रश्न का आंसर क्या होगा, आंसर बताइए क्या होगा भाई। जो ये कहा गया है ना कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका मतलब क्या है कि इसे अपने सभी निर्णयों को अभिलेख रखना होता है, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं लगाया जा सकता। क्या होता है, तो 10th का आंसर बता रहे हैं कि सर बी होगा। तो बिल्कुल सही है, बी है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं होता है डियर, ठीक है, सब सर्वोच्च न्यायालय होता है और ये जो डिसीजन देता है उसका साक्ष्यात्मक मूल होता है, मतलब वो सबूत होता है, ठीक है, कि हमने इस पर डिसीजन दिया, हमसे ऊपर कोई कोर्ट है नहीं, हमने डिसीजन दिया है वो, और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो हाई कोर्ट कहेगा कि नहीं हम उसको नहीं मानेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह देगा हम उसको नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है। तो वो उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है, एकदम क्लियर है। तो यहाँ पे आंसर आपका सही है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला, अजहर बनाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। बताइए कौन सा आंसर होगा ये, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा ये। देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके नेट जेआरएफ में तो नहीं आया है लेकिन किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आया है, ठीक है। तो इसका आंसर जो सही है वो सही है बी, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब
कि जब लेकर के विवाद चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे कहा था कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। तो जजमेंट वहाँ पे दिया गया था। तो बी आंसर सही है, बिल्कुल बिल्कुल रवि जी, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबंध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालय का प्रशासनिक खर्च भारत की संचित निधि पर भारित होता है। इसमें से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? ध्यान से पढ़िएगा, इस प्रश्न का आंसर ध्यान से दीजिएगा। ऐसे प्रश्न आपको उलझाते हैं एग्जाम में। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? एक्चुअल में इस प्रश्न का आंसर क्या हो, जल्दी बताइए भाई, कमेंट करिए। देखिए क्या रहा है कि संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती है क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबंध मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालय का प्रशासनिक खर्च भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए, प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए इस प्रश्न का आंसर होगा डी। ना तो एक, ना तो यही सही है, ना तो यही सही है, दोनों। ठीक है, दोनों नहीं सही है। ठीक है, हमको पता था इसमें कन्फ्यूजन आप लोग जरूर होंगे, इसमें आप लोग भटकेंगे जरूर। तो यहाँ पे आंसर जो सही है डी है, मतलब दोनों नहीं है डियर। ठीक है, प्रश्न को इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, प्रश्न को इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, बिल्कुल रवि तिवारी जी बोले डी, कैलेश चंद्रा जी कह रहे हैं बी। नहीं रवि जी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायमूर्ति वी आर कृष्णा अय्यर भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। जो लोकहित याचिका PIL जो था उसके प्रजनकों में से एक माने जाते हैं कि ये भी थे जो उसके जनक माने जाते हैं। कौन सा सही है इसमें से? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? गुड आफ्टरनून कैलाश चंद्रा जी, स्वागत है। प्रश्न का आंसर बताएं क्या होगा? कैलाश चंद्रा जी कह रहे हैं सर डी होगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर भारत के मुख्य, यहाँ पे क्या लिखा है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। तो नहीं, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ये नहीं थे, तो पहला गलत हो गया। दूसरा क्या है कि न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। तो बिल्कुल जो PIL की बात कर रहे थे उसमें से एक ये भी माने जाते हैं, इनका भी योगदान था। तो ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन डियर। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास होता है? मैंने क्लास में बताया था कि देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है, सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है, उच्च न्यायालय के पास होता है, या इनमें से किसी के पास नहीं होता है? किसके पास होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि देश के किसी भी न्यायालय में अगर मान लीजिए यूपी का कोई हाई कोर्ट है, यहाँ में कोई मामला चल रहा है, उस मामले को किसी अन्य हाई कोर्ट में भेजना हो तो भेजा जा सकता है, लेकिन ये अधिकार किसके पास होता है? मैंने क्लास में बताया था इसे अच्छे से। मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न का आंसर आप लोग गलत करेंगे, मुझे याद है। और इस पर आप देख सकते हैं टीचर्स अकेडमी में शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था 15-20 सेकेंड का, उसमें भी देख सकते हैं। तो बिल्कुल आंसर सही है यहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन,
बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है। बिल्कुल ललिता जी, बिल्कुल बिल्कुल। उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचाट निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर, ऐसा ये, इसको छोड़ दीजिए, क्वेश्चन गलत टाइप है, इसमें क्वेश्चन गलत टाइप था, जाने दीजिए। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? मतलब ऐसा कौन सा मामला इसमें है जो हाई कोर्ट में भी आता है और जो सुप्रीम कोर्ट में भी आता है? केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के बीच परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का प्रवर्तन, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। बताइए कौन सा होगा इसमें, बताइए कौन सा। बहुत सिंपल सा है, मैंने क्लास में पढ़ाया था जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बताया था कि अनुच्छेद 32 के आधार पे और अनुच्छेद 226 के आधार पे जो मूल अधिकार होते हैं, अनुच्छेद 32 के आधार पे मूल अधिकारों को संरक्षण जो देगा उसका सुप्रीम कोर्ट के पास होता है कि अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के आधार पे आप सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 226 के आधार भी यही बताया था कि मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है आपके, तो आप सुप्रीम हाई कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। तो ये मामला जो है दोनों में है, यानी मूल अधिकारों के प्रवर्तन संबंधित मामला जो है ऐसा मामला है जो दोनों के पास आते हैं अधिकार क्षेत्र में। बाकी ये सब जो देख रहे हैं ना, केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, जब सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ आपने पढ़ी थी, सबसे आरंभिक शक्ति हमने पढ़ी थी, सबसे पहले यही बताया था कि केंद्र और राज्य के बीच में विवाद हो जाए, राज्य के बीच में विवाद हो जाए, तो सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होती है, हाई कोर्ट में नहीं होती है। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, संसद के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। ये शपथ कौन लेता है? अब ये तो आप इस आधार पर भी इसका आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं वो सारे न्यायपालिका संबंधित हैं, तो इस आधार पे भी आप लगा देंगे। तो इसमें सिर्फ एक ही सज्जन पुरुष दिख रहे हैं, या सज्जन पद, अच्छा पद दिख रहा है, जहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा वो होगा बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जब शपथ लेता है, राष्ट्रपति के समक्ष लेता है, अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है तो राष्ट्रपति अपनी जगह जिसको भेजता है उनके समक्ष शपथ लेता है। तो जब राष्ट्रपति शपथ लेता है तो कहता है ना कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिया जाता है। तो बिल्कुल बिल्कुल सही है बी। ललिता जी बी सही है, ए नहीं। लगता है मैं शुरू में देखा नहीं ललिता जी, मैंने कहा था शुरू में सबसे पहले कि इसके सारे प्रश्न किससे संबंधित हैं? न्यायपालिका संबंधित हैं, तो जाहिर सी बात है आंसर भी हो जाएगा। संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के श्रावण प्रश्न, ठीक है, संबंधित वाद पर विचार करने, इसको हाँ सही बताइए। संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के श्रावण प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? बताइए कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? जब उच्चतम न्यायालय में वाद होता है, वाद मतलब डिबेट होती है, तो कम से कम कितने न्यायाधीशों की संख्या होनी चाहिए? 5, 7, 11, 13। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल कम से कम 5 न्यायाधीश, कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट में वाद होता है तो वहाँ पे कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कैलाश जी, रवि जी, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही। अब स्पीड में चलिए, प्रश्नों की संख्या थोड़ा ज़्यादा है आज। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा इस प्रश्न का आंसर गलत करेगा। मुझे इस चीज़ को बिल्कुल नहीं लगता कि कोई बंदा इस प्रश्न का आंसर गलत करेगा। यहाँ पे सारे आंसर आपके यहाँ पे सही होने चाहिए। बिल्कुल ललिता जी, उसका ए सही था। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट जो करता है किस आधार पे करता है, किस अनुच्छेद में दिया गया है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, अभी मैंने बताया भी क्लास में, इसके पहले आप फंडामेंटल राइट में ही पढ़े हैं। बिल्कुल सही है, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अनुच्छेद 32 के आधार पे अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 बिल्कुल। आकांक्षा जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है डियर।
संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? अंतिम अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को है, लोकसभा के अध्यक्ष को है, सुप्रीम कोर्ट को है। संविधान की अगर व्याख्या करना हो तो इसका अंतिम अधिकार किसके पास होता है? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? बताइए। राष्ट्रपति के पास होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास होता है, लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है? किसके पास होता है? प्रश्न का आंसर क्या होगा? कैलाश जी कह रहे हैं सर 20वें का डी होगा। और लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर? ललिता जी भी कह रहे हैं कि सर डी ही होगा। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल ललिता जी, बिल्कुल डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसी के पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। जी बिल्कुल रवि जी, सुप्रीम कोर्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। डी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत पुराना क्वेश्चन 2002 का है, लेकिन चलिए देख लेते हैं कि गुजरात में विधानसभा के चुनाव को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की अधिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया था? देखिए बहुत सी आपको यानी ये तो करंट से जोड़ के बता रहा है, 2002 का प्रश्न है, लेकिन आपको आर्टिकल बताना है ऐसा प्रावधान किस आर्टिकल में है। गुजरात में विधानसभा का चुनाव 2002 में हुआ था, को स्थगित करने के लिए, तो विधानसभा के चुनाव को स्थगित करने के लिए चुनाव आयोग के निर्णय की अधिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए कि सर सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे सर आपकी क्या राय है, राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया था, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? कि अगर ऐसा स्थगित होता है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध अगर करते हैं तो किस आर्टिकल में ये आएगा? आंसर देखिए बहुत तेज़ी से आ गया, आंसर बहुत तेज़ी से आ गया। आर्टिकल है 143 सज्जन पुरुष, मैंने इसको क्लास में बताया भी था। अनुच्छेद 143 मैंने क्लास में बताया था कि 1 का मतलब आई हो गया, याद आया? और ये अभी आर का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर भी ये आर्टिकल पूछा था। अभी जो आर का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर भी ये आर्टिकल आया था किसी क्वेश्चन में। बताइए, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? जो प्रारंभिक शक्ति होती है उच्चतम न्यायालय की, इसमें कौन आते हैं? बताइए। भारत सरकार था एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो जाए, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद हो जाए, भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद हो जाए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो जाए, तो उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता में कौन से आते हैं? 1 2 2 3 1 4 3 4। बताइए क्या आंसर होगा? स्वागत है वंदना मौर्य जी, बताइए कौन सा आंसर होगा? क्या लगता है? कैलाश जी बता रहे हैं सी होगा, रवि तिवारी जी कह रहे हैं सी होगा, कांक्षा जी कह रहे हैं सी होगा। देखिए, भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो जाए, बिल्कुल सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होगी। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हो चुनाव पर विवाद, नहीं इसका वो नहीं करता। भारत सरकार के भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच विवाद हो जाए, भारत सरकार किसी संघ राज्य क्षेत्र नहीं, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच अगर विवाद हो जाए, आंसर सही है। पहला और चौथा आंसर सही है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी ही सही है। वेरी गुड ललिता जी, बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित करता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित करता है? अनुच्छेद 32 चारों बार टाइप हो गया है, तो मैं आंसर सही कर दे रहा हूँ। इसको ऐसे करिएगा, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, ठीक है, 227 और यहाँ पे करिए 245। अब बताइए कौन सा आंसर होगा? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित कर सकता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 245।
कूट नीचे दिया है 1 2 3 1 3 4 1 2 4 1 2 3 4 सब दिया है। बताइए क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। रवि जी कह रहे हैं सर बी होगा। अच्छा और लोग बता दीजिए। चलिए देखिए हम बताते हैं आपको। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद यहाँ पे दिए गए हैं इनमें से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुलंघी मौलिक ढांचा घोषित करता है? तो अनुच्छेद 32 भी करता है, ठीक है, अनुच्छेद 226 भी करता है, अनुच्छेद 227 भी करता है, तीनों, यानी ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है बिल्कुल 23 का ए। कैलाश चंद्रा जी ने कहा है सर 23 का ए, बिल्कुल ए इज द करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है डियर, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे बी आंसर जिन्होंने लगाया है उनका आंसर गलत है, ठीक, सही कर लीजिए उसको, उसको सही कर लीजिए, जल्दी से बताइए। देखिए आपको पता है अनुच्छेद 32 में क्या है, अनुच्छेद 226 में क्या है, मौलिक अधिकार संबंधित बात की गई है दोनों में। अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट, अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों को संरक्षण अधिकार प्रदान करता है, यानी आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है आप उसकी शरण में जा सकते हैं। जबकि जब आप अनुच्छेद 227 देखते हैं तो इसमें क्या होता है, उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर अधिक्षण की शक्ति होती है, ठीक है, जो उच्च न्यायालय के अधीन न्यायालय होते हैं उस पर अधिक्षण की शक्ति होती है। तो यहाँ पे आंसर सही है आपका ए, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्चतम न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? एडवोकेट पूछ रहा है, 20 साल, 10 साल, 8 साल, 25 साल। हमने न्यायपालिका न्यायाधीश की जब योग्यता पढ़ा था तब वहाँ पे हमने इससे बात की थी। बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? बताइए क्या होगा, कितने साल तक वकालत किया हो बंदा, कितने साल तक उसने वकालत की हो? ये आंसर तो मुझे लगता है कि सब सही करेंगे, मुझे लगता है ये आंसर सभी लोग सही करेंगे, ये आंसर गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल रवि जी, ललिता जी, बिल्कुल सही है। 10 साल, 10 साल वकालत के रूप में उसने काम किया हो, ठीक है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन माना जाता है? राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति क्या होता है? देश का प्रथम नागरिक, ठीक। संसद क्या होती है? एक तरीके की क्या होती है? विधायिका होती है। और मंत्रिपरिषद क्या होती है? ये कार्यपालिका होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सभी प्रकार के मंत्रियों को समूह को मंत्रिपरिषद। और सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है? देश की स्वतंत्र और सबसे बड़ा न्यायालय, सबसे बड़ा न्यायालय। और भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। अभी हमने इसको प्रश्न को एक बार और देखा था। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों पर सलाह देता है। बताइए, मैंने बोला एडवाइस ले सकता है, स्वप्रेरणा पर, यानी स्वप्रेरणा अपने आप दे देगा। यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है तब, केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकारों संबंधित है। मैंने क्लास में डिस्कस किया था कि उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है, अपनी मर्जी से देगा, स्वप्रेरणा पर देगा, या फिर मांगेगा तब देगा, या फिर कोई ऐसा विषय जो नागरिकों के मूल अधिकारों संबंधित होता है। केवल 1, 2, 3 या फिर 1, 2। बहुत सिंपल सा प्रश्न है ये, क्लास में डिस्कस किए थे हम लोग इस चीज़ को। बताइए क्या आंसर होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, बहुत आसान सा प्रश्न है ये। मुझे नहीं लगता कि जो है इस प्रश्न को आप गलत करेंगे।
बिल्कुल सही आंसर है बी, केवल दो। आपको मैंने बताया था क्लास में अनुच्छेद 143 जो है, अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट का क्या है, परामर्शदात्री अधिकार है। परामर्शदात्री मतलब परामर्श दे सकता है, लेकिन जब राष्ट्रपति यदि वो ऐसी कोई सलाह मांगे, कोई ऐसा प्रश्न आता है जो टेंट है, तो राष्ट्रपति जो होता है वो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगता है। जब मांगेगा तभी देगा, अपनी मर्जी से नहीं देते हैं। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट के परामर्शदात्री अधिकार के अंतर्गत है ये। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में कौन से कथन सही हैं, कौन से कथन जो हैं सही हैं, ये पूछ रहा है कि उच्चतम न्यायालय के लिए बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे। परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है। उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार के केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है, एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है। पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, दूसरा चौथा सही है। प्रश्न बहुत आसान है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। कैलाश चंद्र जी ने आंसर यहाँ पे ठोक दिया है सर, इसका आंसर सी होगा। बहुत तेजी से उन्होंने आंसर दिया है। तो चलिए देख लेते हैं, उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता जो है अनुच्छेद 143 जो है उसके विषय में कौन सा सही है, ये पूछ रहा है। तो उच्चतम न्यायालय के लिए क्या बाध्यकारी है, तो पहली बात तो बाध्यकारी नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है, बिल्कुल करती है, सही आंसर है। परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा कोई एडवाइस और परामर्श देता है तो जरूरी नहीं है कि सरकार मान ही ले, बाध्यकारी नहीं होता। मैंने क्लास में बताया था कि राष्ट्रपति अगर कोई मानता है, बताइए सर ऐसा कुछ होगा, तो बाध्यकारी नहीं होता है कि हाँ अगर परामर्श दे रहे हैं तो आप इसे मानिए ही, तो बाध्यकारी नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, सी भी सही है। और उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है, यह आंसर यहाँ पे आप गलत है। तो केवल दूसरा तीसरा सही है और ऑप्शन नंबर सी ही सही है। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। जिन्होंने सी दिया था आदित्य यादव जी, सी बिल्कुल, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में संविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, संसद को, विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय को। बताइए क्या आंसर होगा, प्रश्न का आंसर बताएं क्या होगा। ये प्रश्न बताइए क्या होगा कि जो विधायी शक्तियां होती हैं यानी कानून बनाने संबंधी जो शक्ति होती है, उन शक्तियों की संघीय सूची में संविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने को अधिकार किसको दिया गया है, राष्ट्रपति को दिया गया है, नहीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश को दिया गया है, ये भी नहीं। संसद के पास तो चांस ही नहीं है। विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय को, डी इज द करेक्ट ऑप्शन ना, डी नहीं। कैलाश जी, ललिता जी, सी नहीं होगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 28वां आंसर आपका यहाँ पे क्या है, ये सही है, सही कर लीजिएगा इसको, ठीक है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये तो बड़ा पॉपुलर प्रश्न रहा है। गोलकनाथ, ए के गोपालन, केशवानंद भारती, मेनका गांधी। बताइए 29वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत जो है दिया था। बहुत ही पॉपुलर प्रश्न रहा है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न रहा है ये। एक बार नहीं कई बार ये पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार ये पूछा गया है, और मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न कोई गलत करेगा। आंसर कैलाश चंद्रा जी कह रहे हैं कि सर सी होगा।
और लोग भी बताइए भाई क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। ललिता चौहान भी कह रही थी बिल्कुल, केशवानंद भारती वाला मुद्दा ही था। इसी मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार नहीं नेट जेआरएफ में कई बार पूछा है। ये बात थी 1972 नहीं सॉरी 1973 की, उसी समय की ये बात है ये, और बहुत पूछा गया है, कई बार रिपीटेड प्रश्न है। बिल्कुल ललिता जी लिख भी रही हैं 1973 जी बिल्कुल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। उसी प्रश्न को जो हमने पूछा था उसी को दूसरे तरीके से पूछा है। अपनी पहल पर तभी वो जब ऐसा परामर्श के लिए कहता है, तभी जब मामला नागरिकों के मूलभूत अधिकारों संबंधित हो, तभी जब मामला देश की एकता अखंडता के लिए खतरा पैदा करता है। बताइए, ये अभी हमने डिस्कस किया है, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, वही प्रश्न रिपीट हुआ है, बस थोड़ा सा प्रश्न का पैटर्न चेंज कर दिया है, बाकी सब वही है। बिल्कुल सही, रितु कुशवाहा जी कह रही हैं, कैलाश जी कह रहे हैं बी होगा, बी होगा। बिल्कुल वही प्रश्न है कि तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, तो उच्चतम न्यायालय एडवाइस तभी देता है राष्ट्रपति को जब राष्ट्रपति उससे एडवाइस मांगता है, तभी कहता है ना। बिल्कुल ललिता जी वही प्रश्न है जो घुमा के पूछा है। आर्टिकल 143 परामर्शदात्री अधिकार। कोई भी प्रश्न पूछ रहा है, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह वर्तमान द्विस्तरीय संघीय व्यवस्था के स्थान पर त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थापित करता है, विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है, कार्यकारिणी की संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था रखता है, या सर्वोच्च न्यायालय के भार को कम करने हेतु एक संघीय अपीलीय न्यायालय स्थापित करता है। तो कोई भी संवैधानिक संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कब असंवैधानिक घोषित किया जाता है, प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो बताइए प्रश्न का आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बस प्रश्न में शब्दों का जो जाल है वो बिछा दिया। नीरज कुमार जी गुड इवनिंग। 12 बजे से चल रही है नीरज जी, मैंने ग्रुप पे मैसेज भी किया था, टेलीग्राम पे भी किया था कि क्लास लाइव है 12 बजे से, ठीक है। आज संडे था तो हमने कहा न्यायपालिका ने पढ़ाया है उससे जुड़े प्रैक्टिस करा दें भाई। कुछ ऐसे प्रश्न जो अदर एग्जाम में अदर तरीके से पूछें, कुछ नेट जेआरएफ भी पूछें, एक साथ लाया हूँ मैं। इसमें कम से कम आपको जो प्रश्न मैं दूंगा न्यायपालिका के, आज जितना करा रहा हूँ अभी कराऊंगा, जितना हो सकता है अभी करा दे रहा हूँ। इसके बाद कम से कम 60 प्रश्न, इसके अलावा 60 प्रश्न ऐसे हैं जो मैं आपको टेलीग्राम में अभी भेजूंगा कुछ देर में, और उसका आंसर जैसे होता है कि मैं आपको कुछ देर बाद या कल भेजूंगा, तब तक आप उसको करिएगा। और सारे प्रश्न न्यायपालिका से ही हैं, कम से कम 140 से 150 प्रश्न होंगे जो आपको करने हैं, ठीक है। मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा अभी इसके बाद। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो इस प्रश्न का आंसर है बी। विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटा करके संविधान अन्यत्र कहीं रखता है। तो अगर ऐसा कोई संविधान कानून होता है भाई, मैंने आपको बताया अनुच्छेद 13 में साफ साफ कहा गया है, आर्टिकल 13 में कहा गया है कि अगर विधायिका या संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो सर्वोच्च न्यायालय उससे असंवैधानिक घोषित कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है। तो अनुच्छेद 13 हमने तब पढ़ा था जब मूल अधिकार पढ़ा था, तो उसमें था ये। तो ये विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है, आपके फंडामेंटल राइट से है, और ये आपके अधिकारों का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, तो विधि के समक्ष समानता को उठा करके संविधान में कहीं और रख रहा है, तो ये गलत है। तो इस अनुच्छेद 13 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट इसे असंवैधानिक कर दिया जा रहा है। अभी जाएंगे डियर, अभी कुछ देर बाद क्लास होने के बाद जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, महेश सर भी हमारे साथ हैं। अगला प्रश्न बताएं, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको सूची सुमेलित करना है। भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के जज निष्ठापूर्वक निर्वहन, संसद सदस्य श्रद्धा और निष्ठा, संघ के मंत्री मर्यादा बनाए रखना,
ये किस में आता है, कौन से कार्य होते हैं? सूचना की गोपनीयता, कर्तव्यों का भारत के संविधान के प्रति और संविधान और विधि के प्रति। आपको जोड़े मिलाना है। कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन, इसको हाथ हटा दीजिए, उल्टा आ गया है। कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन, कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन। और चौथा है भारत के संविधान के प्रति, भारत के संविधान पर श्रद्धा एवं निष्ठा। ये श्रद्धा एवं निष्ठा। और चौथा है संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना। वो टाइप होकर उधर चला गया था, मर्यादा बनाए रखना, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के जज, बस। तो यह है भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के जज, संसद सदस्य, संघ के मंत्री, सूचना की गोपनीयता, कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन, भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा, संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना। ये आपको यहाँ कोट करना है। और कोट यहाँ पे लोग कोट दे रहे हैं, बड़ी जल्दी कोट दे रहे हैं, तो चलिए हम लोग कोट देते हैं। चलिए देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति के बारे में जब बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें ए का हो जाता है थर्ड। भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा। सर्वोच्च न्यायालय के जज के बारे में जब बात करते हैं, संविधान और विधि के, अभी हमने इसको एक प्रश्न के रूप में इंडिविजुअली देखा था। और संसद सदस्य की बात करते हैं तो कर्तव्यों के निष्ठापूर्ण निर्वहन। और संघ के मंत्री हैं, सूचना की गोपनीयता। संघ के मंत्री यानी सूचना की गोपनीयता, जैसे वित्त मंत्री हैं, संघ के मंत्री होते हैं। अब बजट कल आने वाला है, वित्त मंत्री साहब पेश करेंगे और रात में ही बजट का मामला लीक हो गया तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। सही तो गोपनीय मामला था, कैसे आप लीक कर दिए, इस्तीफा देना पड़ जाएगा वित्त मंत्री साहब को। तो गोपनीयता बनाए रखना, तो ये इसका ये हो गया, यानी 3 4 2 1, यानी ऑप्शन नंबर सी ही सही है। और यहाँ पे लोगों ने बी लगाया है, तो डियर सही है सी कर लीजिए इसको अच्छे से। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जल्दबाजी में गड़बड़ा गए, ठीक है भाई। संविधान और विधि की मर्यादा, संविधान और विधि में सुप्रीम कोर्ट के जज ही आएंगे, न्यायाधीश आएंगे, संविधान में और विधि की मर्यादा बनाए रखेंगे, ठीक है। सी सही कर लीजिए आंसर, जो लोग बी बता रहे हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार संबंधित है? अनुच्छेद 138, 131, 132, 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, अनुच्छेद 134 ए को मिला करके अनुच्छेद 133 को पढ़ना। यह बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा? 33वें का आंसर बताइए। देखिए यहाँ पे आंसर जो बता रहे हैं मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का आंसर होगा सही सी। अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, सी। बिल्कुल कैलाश सत्रा जी आंसर सही दे रहे हैं, इसका आंसर सी होगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन डियर। न्यायिक पुनराविलोकन में न्यायालय को क्या अधिकार, निम्नलिखित अधिकार है? यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना, निचले न्यायालयों के आदेशों का पुनराविलोकन करना, निचले न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनना, कानूनों का इस दृष्टिकोण से परीक्षण कि क्या उनके बनाने में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन हुआ है। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है ये, बताइए न्यायिक पुनराविलोकन में न्यायालय को क्या अधिकार है? अभी हमने पढ़ा है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न का आंसर कोई यहाँ पे गलत करेगा। 34वें प्रश्न का आंसर मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पे गलत करेगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है कि न्यायिक पुनराविलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। सिंपल सा प्रश्न है, यही है न्यायिक पुनराविलोकन। अगर कोई कानून बनाया जाता है, कोई आदेश दिया जाता है जो संविधान के विपरीत होता है तो न्यायालय उसे क्या कर सकती है? असंवैधानिक घोषित कर सकती है। अभी इस प्रश्न को हमने इसके पहले भी दूसरे अंदाज में देखा था। तो बिल्कुल सही है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन डियर।
बिल्कुल बिल्कुल डी, आदित्य यादव जी कह रहे हैं सर डी होगा। डी नहीं है डियर, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल ललिता जी, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। उच्चतम न्यायालय की आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? हाँ, ये उस तरह का प्रश्न है, फैक्चुअल। उच्चतम न्यायालय की आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? गोलकनाथ केस में, मिनर्वा मिल्स केस में, बैंक नेशनलाइजेशन केस में, टीएम पाई फाउंडेशन केस में, किस केस में बनी है बताइए। उच्चतम न्यायालय की आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ के बारे में पूछ रहा है कि किस केस में बनी है, किस केस में बनी है बताइए। अपर्णा वर्मा जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून डियर। बिल्कुल सही आंसर है, 11 मेंबर थे, बिल्कुल सही आंसर है, और ए सही है, गोलकनाथ केस में, बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनराविलोकन हेतु अधिकृत करता है? बताइए कौन सा आंसर होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय को, आदेश को पुनराविलोकन, अभी हमने इसको पढ़ा था कि अपने आदेश को बदल सकता है, किस आर्टिकल में बताया गया है? 137 में है, 130 में है, 139 में है, 138 में है, किस में दिया गया है बताइए। 36वें का आंसर बताइए क्या होगा। रवि तिवारी जी आंसर दे रहे हैं, कैलाश चंद्रा जी भी आंसर दे रहे हैं, आदित्य भी आंसर दे रहे हैं, अपर्णा जी आंसर दे रहे हैं, ललिता जी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, 137 अभी हमने पढ़ा था, 137 इज द करेक्ट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति के अनुशंसा से संबंधित है में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं उनकी संख्या है 3, 4, 5, 6। बताइए। अभी सबसे इसके पहले जब मैंने प्रश्न पढ़ा था एक बार आया था, लेकिन दूसरे तरीके से आया था। अभी हमने पढ़ा था ना कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, तो आपने बताया था ना 5। अभी एक क्वेश्चन आया था जिसमें आप 5 आंसर दिए थे, तो यहाँ पूछ रहा है ना कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा, यानी अगर मुख्य न्यायाधीश को अलावा एक निकाल देंगे तो बचेगा कितना? 4 ही बचेगा ना, और 4, 1, 5, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बिल्कुल रवि जी, बिल्कुल। अभी हम लोगों ने इस प्रश्न को पहले देखा था ना, आया था कि कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, तो 5। तो एक मुख्य न्यायाधीश को हटा देंगे कितना बचेगा? 4 ही बचेगा ना। हाँ, तो 5 होते तो बिल्कुल ललिता जी 5 होते थे, तो एक तो इसमें लिखा है ना ललिता जी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा, यानी इनको हटा देते हैं, इनके अलावा कितने बचेंगे? 4 ही बचेंगे ना, 4। तो ये होता है, ये क्या लिखी है? 5555। चलिए अगला प्रश्न। उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनराविलोकन के बारे में कौन सा कथन सही है? फिर से वही आया कि भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय या आदेश के पुनराविलोकन का अधिकार प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश को पुनराविलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। मंत्रिमंडल को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से उच्चतम न्यायालय के निर्णय या आदेश के पुनराविलोकन का अधिकार प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय या आदेश के पुनराविलोकन का अधिकार नहीं है। क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? बताइए। सिंपल सा प्रश्न है। रवि जी कह रहे हैं बी होगा, कैलाश जी भी कह रहे हैं सर बी होगा, अपर्णा जी कह रही हैं, अपर्णा कह रहे हैं कि सर 2 होगा, ललिता जी भी कह रही हैं बी होगा। बिल्कुल सही आंसर। उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय दिए गए आदेश का पुनराविलोकन करने की शक्ति है, बिल्कुल है, बदल सकता है। संविधान में किस न्यायालय में? हाँ बताइए। मैंने क्लास में पढ़ाते हुए बताया था कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति सिर्फ यही होगी। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कहीं और नहीं हो सकती है। कहाँ पे होगी तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति?
क्लास से हम लोग इस पर डिस्कस किए थे। बताइए क्या आंसर होगा। आप लोगों ने पढ़ा है ना, भारत, मैंने क्लास में पढ़ाया था, अनुच्छेद 127 बताया था और कहा था कि जब सेशन चलना होता है कोर्ट का, तो जितने न्यायाधीश की ज़रूरत होती है उतने न्यायाधीश अगर नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से क्या हो सकता है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होता है, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होता है। ठीक, अगला प्रश्न, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत आएगी, अपीली अधिकारिता के अंतर्गत आएगी, मूल अधिकारिता के अंतर्गत आएगी, इसकी संवैधानिक अधिकारिता के अंतर्गत आएगी। बताइए, क्लास में डिस्कस किया था हम लोगों ने इसके बारे में। प्रश्न का आंसर क्या होगा भाई? परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत तो सुप्रीम जो होता है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको एडवाइस देता है, तो वहाँ पे तो नहीं आया। अपीली अधिकारिता के अंतर्गत मतलब आप जो है, ऐसे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा लड़े, हार गए, फिर आपने हाई कोर्ट में अपील किया, फिर आप हार गए, फिर आपने सुप्रीम कोर्ट में, तो अपीली अधिकारिता वो हो गया। ये जो आंसर सही होगा वो है इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। बिल्कुल, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। इसके अलावा जो है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और हैं, मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में भेज रहा हूं, आप उसे सॉल्व करिएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप भेज रहा हूं, उसका आंसर जो है मैं आपको सेंड कर दूंगा शाम तक, कल आपको, या फिर आज ही सेंड कर दूंगा, आपको उसको आंसर सॉल्व करिए। प्रश्नों की संख्या जो होगी कम से कम वो 60 होगी। ठीक है, 60 प्रश्न होंगे, यानी 40 ये 60 ये टोटल हो गए 100। ठीक है, 100 प्रश्न। तो जो क्लास में मैंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ाया है और जो प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन दे रहा हूँ 100 क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं जाएगा इस टॉपिक से प्रश्न, ये मेरी गारंटी है। निश्चिंत रहे इस चीज़ को लेकर। कभी कभी क्लास में पढ़ाते हो सकता है कोई का टॉपिक एक आध लाइन बोलना मिस हो जाए, तो इसमें आपको मिल जाता है प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो अभी मैं भेज रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप, तुरंत क्लास के बाद भेज दे रहा हूँ। और जाने से पहले फिर कहूँगा, जो भी विद्यार्थी यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और जिनका सब्जेक्ट क्या है, पॉलिटिकल साइंस है, क्या है, पॉलिटिकल साइंस जिनका सब्जेक्ट है, तो अगर वो भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी संस्था के नंबर पे 9628 95 92 37, इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कॉल अगर बिजी जा रहा है, इन केस नहीं उठ पाया, दूसरे कॉल पे बिजी है, तो आप इस पे अपना व्हाट्सअप छोड़िए। ठीक है, व्हाट्सअप करिए। अगर आप साथ ही साथ फर्स्ट पेपर भी लेना चाहते हैं तो फर्स्ट पेपर का भी क्लास हमारे यहाँ चलती है। शिवम सर, बेबी सर, सुचित सर और इन्फी मैम मिलकर पढ़ाते हैं। तो इसमें भी अगर आप दोनों लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस और फर्स्ट पेपर, तो आपकी फ़ीस जो होती है उसमें आपको डिस्काउंट दिया जाता है, छूट दिया जाता है। तो इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आपको टीचर्स एकेडमी के ऐप पर लाइव क्लासेस मिलेंगी। आप क्लास नहीं देख पाए उस टाइम तो बाद में देख के क्लास पड़ी रहेगी, पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल कराया जाएंगे और आपका प्रैक्टिस सेशन जो है आपका चलता रहेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल शाम अपने समय पे, तब तक के दीजिए इजाज़त। और जाने से पहले फिर बोल रहा हूँ, करण सर ये क्लास ऐप पे मिल जाएगी? बिल्कुल ऐप पर मिल जाएगी, आप उसके लिए संस्था के नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, बिल्कुल मिल जाएगी, बिल्कुल हेल्पफुल होगी, बिल्कुल। ठीक है अपर्णा वर्मा जी, तो चलिए फिर मिलते हैं, तो फिर मिलते हैं। हाँ, न्यायपालिका क्लास ऐप पर पड़ी हुई है, क्लास चल रही है। हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग क्लास में मिल जाएगी। करुणा जी वो रिकॉर्डिंग पड़ी होगी, आप उसमें देख लीजिएगा, आप उसमें देख, टीचर्स एकेडमी के नाम से टेलीग्राम लिंक है डियर, टीचर्स एकेडमी के नाम से है, आप उसे देख लीजिएगा। टीचर, बाकी जो बच्चे एडमिशन लिए हैं उनका पॉलिटिकल साइंस के नाम से अलग ग्रुप बना हुआ, उसमें भेज दूंगा, पब्लिक ग्रुप में भिजवा देता हूँ, आप लोग इसे सॉल्व करिएगा। ठीक है,
तो ऐसे आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होती रहेगी, टॉपिक वाइज थ्योरी क्लासेस चलती रहेंगी। संविधान के बाद हम लोग विचारक, सिद्धांत, आयात, तुलनात्मक पढ़ेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मुलाकात होती है। जाने से पहले फिर बोल रहा हूँ, जून 2024 में एग्जाम है नेट जेआरएफ का, समय बहुत कम है, सिलेबस लंबा है। तो अगर आप भी अपनी तैयारी को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हमारी संस्था के नंबर पे 9628959237 पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल अपने समय पे शाम में, तब तक ले दीजिए इजाज़त, नमस्कार। टीचर्स एकेडमी के नाम से है टेलीग्राम, ठीक है अपर्णा जी।